कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। अब वो सिम्बा आर्या के सामने खड़ा था और उसने कार का दरवाज़ा पकड़ रखा था। आर्या ने उसकी तरफ देखा। अब वो सिम्बा की आंखें लाल हो चुकी थी। वो आर्या को घूर रहा था। वशिष्ठ ने उन दोनों की तरफ देखा और फिर उसने कहा, अब वो सिम्बा। इतना कहकर वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी वरिष्ठ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वशिष्ठ ने उसकी तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, लेट देम बी। अच्छा यही होगा अगर हम बीच में ना पड़े। वशिष्ठ ने सिर हिला दिया। अबो सिम्बा ने आर्या की तरफ देखते हुए दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। आर्या ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर अभो सिम्बा की तरफ। आर्या ने कहा, अभो। उसका बस इतना ही कहना था कि अभो सिम्बा ने आर्या को दोनों कंधों से पकड़ा और उसे कार से जोर से लगा दिया। आर्या की आंखें बंद हो गईं। उसने 2 सेकंड बाद आंखों को खोला और अभो सिम्बा की तरफ देखा। अभो सिम्बा की सांसें तेज हो चुकी थी। बाहर मौसम में ठंड हो गई थी। दोनों के मुंह से धुआं निकल रहा था। आर्या ने अपने दोनों कंधों की तरफ बारी बारी से देखा, जिसे अभो सिम्बा के हाथों ने जोर से जकड़ा हुआ था। अभो सिम्बा ने कहा, वाई डिड यू डू दिस टू मी? तुम्हें पता था कि इस पार्टी में क्या होने वाला है? तुम्हें पता था कि पापा मुझे इस पार्टी में क्यों बुला रहे हैं? फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया, क्यों? आर्य ने उसे देखा और फिर कहा, अभो सिम्बा, यू आर हर्टिंग मी। अभो सिम्बा चिल्ला पड़ा, आई डोंट केयर डैम इट। इतना कहकर उसने आर्या के कंधे की तरफ देखा और फिर आर्या की तरफ। फिर उसने आर्या को धक्का देकर छोड़ दिया और एक जोरदार मुक्का कार में दे मारा। पहली बार आर्या कांप उठी। अभो सिम्बा ने कहा, क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्या ये सब सुनकर कि इस पार्टी में क्या होने वाला है? एक बार भी तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? क्यों आर्या, क्यों? आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, अबो सिम्बा, ये तुम्हारे डैड का फैसला है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम कुछ कर पाते? अबो सिम्बा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आर्य ने कहा, तुम्ही ने कहा था मैं अपने डैड के खिलाफ नहीं जा सकता। देन अगर मैं बता देती कि क्या होने वाला है तो क्या कर लेती तुम? और अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम अभी भी कर सकते हो। गो एंड टेल एवरीवन दैट यू डोंट वांट टू गेट एंगेज विद पूजा। गो। है हिम्मत तुम में? बोलो, कर सकते हो ऐसा? अबो सिम्बा ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ। आर्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अबो सिम्बा ने कहा, अगर तुम एक बार मुझे बोलो कि जाओ और मना कर दो, मैं अभी मना कर दूंगा। अगर तुम मुझे बोलो कि तुम यहाँ से इस एंगेजमेंट की वजह से जा रही हो, मैं अभी वो वजह ख़त्म कर दूंगा। अगर तुम मुझे बोलो कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है तो। अबू सिम्बा कह ही रहा था कि आर्य ने उसे टोक दिया। अबू सिम्बा, आर्य ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा। ये एंगेजमेंट करना ना करना तुम्हारा खुद का डिसीजन है। मुझे इस सब में मत घसीटो। और जहाँ तक मेरे जाने की बात है तो मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे अलावा भी दुनिया में लोग हैं। समझ में आया तुम्हें? अबो सिम्बा ने कहा, आर्या? आर्य ने कहा, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली, हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम मेरे पास आए थे सिर्फ मेरी फैमिली के अगेंस्ट प्लान करने, सिर्फ मेरे बाबा को बर्बाद करने के लिए। और हाँ, अब जो भी तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है वो भी हमारे खिलाफ साजिश का एक हिस्सा है। मिस्टर अभो सिम्हा राठौड़, तुम्हारे डैड तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ यूज़ हो रहा है तुम्हारा। अभो सिम्हा चीख पड़ा, आर्या। आर्या ने भी तेज स्वर में कहा, तुम्हारे चीखने से सच बदल नहीं जाएगा। अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारी जरा से भी परवाह होती तो वो तुम्हारे साथ ये सब नहीं करते। तुम मुझसे पूछ रहे हो? उनसे पूछो ना कि उन्होंने क्यों नहीं बताया तुम्हें। क्योंकि उन्हें तुम्हारा यूज़ करना था। अबो सिम्बा ने उंगली आगे करते हुए कहा, आर्या, सेट योर माउथ और एल्स आई विल। आर्य ने कहा, व्हाट? आई विल व्हाट? क्या कर लोगे तुम? तुमने हमारे ट्रस्ट का यूज़ किया हमें बर्बाद करने के लिए। तुम्हारे डैड ने तुम्हारा यूज़ किया अपने मकसद को पूरा करने के लिए। एंड ही इज़ स्टिल ब्लडी यूजिंग यू। आर्या का इतना कहना था कि अभो सिम्बा ने एक तेज तमाचा उसके गाल पर दे मारा। वरिष्ठ और वशिष्ठ चौंक गए।
वो दोनों आगे बढ़े ही थे कि आर्या ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। अब सिम्बा को महसूस हुआ कि उसने गुस्से में आकर क्या कर दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया ही था कि आर्या के गाल की तरफ, पर आर्या ने कहा, गेट लॉस्ट, तुम बस एक सिक्योरिटी ऑफिसर हो, वही बनकर रहो, समझ में आया? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम और तुम्हारे डैड क्या करते हैं, पर हाँ, एक बात याद रखना, जो भी तुमने और तुम्हारे डैड ने किया है वो तुम लोगों को सूद समेत वापस मिलेगा। नाउ जस्ट लीव। अब सिम्बा ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, ठीक है, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा फिर, और जो मैंने किया उसके लिए सॉरी। इतना कहकर उसने सिर झुकाया और फिर आर्या की तरफ देखा। अब सिम्बा की बाईं आंख से आंसू बह निकला। उसने कहा, जाओ आप, मैं आपको कल मिलूँगा मैम, ऑन ड्यूटी। इतना कहकर वो एक कदम पीछे हटा और उसने आर्या को सैल्यूट किया और तेज़ी से पीछे मुड़कर चला गया। आर्या कुछ पर वैसी ही खड़ी रही। फिर उसने बिना वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखे कहा, वी हैव टू गो, लेट्स गो, वी कांट बी लेट। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोला और कार में बैठ गई। वरिष्ठ आगे बैठ गया, वशिष्ठ पीछे का दरवाज़ा खोलकर पीछे बैठ गया। आर्या ने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था और आगे की तरफ देख रही थी। वरिष्ठ ने सीट बेल्ट लगाई और फिर आर्या की तरफ देखा। आर्या मानो खो सी गई हो। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने एक दूसरे की तरफ देखा। वशिष्ठ ने हल्के से कहा, आर्या। आर्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, चले। आर्या ने सिर हिलाया और सीट बेल्ट लगा ली। उसने एक गहरी सांस ली और कार आगे बढ़ा दी। अब वो सिम्बा पार्टी के बाहर गेट के पास पहुंच गया। प्रथम और अद्विक उसकी तरफ आए। अद्विक ने कहा, कहाँ चले गए थे तुम इतनी तेज़ी से? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। अब वो सिम्बा ने उन दोनों की तरफ देखा। प्रथम और अद्विक दोनों चौंक उठे। उसकी आंखों में नमी थी और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। प्रथम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अबो, तुम रो रहे थे? अब वो सिम्बा एक फीकी हंसी हंसकर कहने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। अद्विक ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम अपने भाइयों से गुस्सा हो क्या? अब वो सिम्बा ने उन दोनों की तरफ देखा। अद्विक ने कहा, हमने तुम्हें पार्टी के रियल रीजन के बारे में नहीं बताया, इसलिए हमें पता है हम तीन ने एक दूसरे से कभी कुछ छिपाया नहीं, पर पापा ने हमें सख्त वार्निंग दी थी कि हम तुम्हें कुछ ना बताएं। प्रथम ने कहा, हमने पापा से बात करने की कोशिश की थी अभो, पर पापा को तुम जानते हो, ब्रदर्स आर सॉरी, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। अभो सिम्बा ने मुंह फेर लिया। उसने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रथम ने उसे हैरानी से देखा। उसने दोबारा उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अभो, तुम सच में रो रहे हो? अभो सिम्बा ने उसकी तरफ देखा, फिर उसके गले लग गए। प्रथम ने हल्के से कहा, अभो सिम्बा। अभो सिम्बा रो पड़ा। अद्विक और प्रथम हैरान रह गए। प्रथम उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगा। प्रथम ने कहा, अभो, हम हैं ना, हम अभी भी साथ में हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे लिए हमेशा। अभो सिम्बा ने कुछ नहीं कहा। प्रथम का कंधा उसके आंसू से गीला हो चुका था। अद्विक ने कहा, बहुत हुआ, मैं पापा से बात करने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो मुड़ा ही था कि अभो सिम्बा एकदम से प्रथम से अलग हुआ और उसने कहा, भाई। अद्विक वापस पलट गया। अभो सिम्बा ने कहा, आप पापा से कुछ नहीं कहेंगे। अद्विक ने कहा, पर अभो सिम्बा ने कहा, मैं ये एंगेजमेंट कर रहा हूँ। प्रथम ने कहा, हालत देखो तुम अपनी, पहली बार मैं तुम्हें इस तरह से देख रहा हूँ। अभो सिम्बा ने कहा, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर उसने अपनी आंखें पोंछ ली। फिर उसने कहा, आप दोनों मेरे साथ हैं ना? बस फिर जो पापा कर रहे हैं उन्हें करने दो। हमने आज तक सवाल नहीं किया, हम अब भी नहीं करेंगे। इतना कहकर अभो सिम्बा मुस्कुरा दिया। प्रथम ने कहा, आर्या से बात हुई? अभो सिम्बा ने मुस्कुरा कर कहा, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे रास्ते अलग हैं भाई, और हमेशा अलग ही रहेंगे। मैं ही पागल था कि मुझे लगा कि वो मुझे रोक लेगी, पर उसने उस सच से मेरा सामना करवा दिया जिस सच से मैं हमेशा भागना चाहता था। प्रथम और आद्विक ने उसकी तरफ देखा। अभो सिम्बा ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, चले, सब वेट कर रहे होंगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। प्रथम और अद्विक ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों भी आगे बढ़ गए। आर्या कार ड्राइव कर रही थी। उसके दिमाग में अभो सिम्बा की बातें घूम रही थी। उसने अचानक से कार को सड़क के किनारे लगाकर रोक दिया। वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा। वशिष्ठ ने बाहर की तरफ देखा, फिर कहा, आर्या, क्या हुआ? आर्या ने सीट बेल्ट निकाल दी और कहा, बाहर मत आना। वरिष्ठ ने कहा, पर आर्या। उसके कहते कहते ही आर्या बाहर निकल गई।
कार उसने ब्रिज पर रोकी थी। ब्रिज पर तेज ठंडी हवा चल रही थी। आर्या रेलिंग के पास आकर खड़ी हो गई। उसे लग रहा था जैसे उसकी टांगों में कोई ताकत ना बची हो। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया, पर वो ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाई। वो पैरों के बल बैठ गई और उसने रेलिंग को नीचे से पकड़ लिया। ये देखकर वरिष्ठ ने अपनी सीट बेल्ट निकाल दी और वो भी बाहर जाने लगा। वशिष्ठ ने उसे कंधे से पकड़ लिया। वरिष्ठ ने उसकी तरफ देखा। वशिष्ठ ने कहा, उसने बाहर आने से मना किया है। वरिष्ठ ने कहा, शी नीड्स अस। वशिष्ठ ने सिर हिलाकर कहा, आर्या को ये सहना होगा अकेले। अगर इस टाइम वो हार गई तो आने वाली लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। वो उसे लड़ने दो, क्योंकि इस वक्त वो किसी और से नहीं, खुद से लड़ रही है। उसे खुद ही जीतना पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। वरिष्ठ ने एक गहरी सांस ली और वो दोनों आर्या की तरफ देखने लगे। आर्या उन ठंडी हवाओं में अकेली बैठी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसका सिर भारी हो रहा था। उसने अपने टैटू की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं आर्या, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती, कभी नहीं। गेट अप, यू कैन डू इट। इतना कहकर वो उठ खड़ी हुई। वो कार के पास पहुंच गई। उसने वरिष्ठ वाली साइड का दरवाज़ा खोला और कहा, आई कांट ड्राइव राइट नाउ, तुम ड्राइवर करो। वरिष्ठ ने सिर हिलाया, फिर बाहर निकल आया। आर्या उसकी सीट पर बैठ गई और उसने सीट बेल्ट पहन ली, सिर सीट से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। वरिष्ठ ड्राइविंग सीट पर आ गया। उसने सीट बेल्ट पहनकर एक बार आर्या की तरफ देखा और फिर कार को आगे बढ़ा दिया। आर्या और वो दोनों एक पुरानी सी बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए। बाहर एसआर सिक्योरिटी के गार्ड्स खड़े थे। तेज तूफान चल रहा था। उन तीनों को देखकर उन गार्ड्स ने सिर हिला दिया। उन तीनों ने भी सिर हल्का सा झुकाया और आगे बढ़ गए। अंदर गए तो मलिक उन्हें मिल गया। वो लोग तेजी से एलिवेटर की तरफ बढ़े। मलिक ने कहा, आई एम सॉरी आर्या, मुझे पता है कि एलिवेटर का यूज़ करना खतरनाक है, पर जहाँ हमें जाना है हम एलिवेटर के जरिए ही जा सकते हैं। आर्या ने कहा, कोई बात नहीं, ये दोनों हैं ना मेरे साथ, मैं झेल लूँगी। वरिष्ठ और वशिष्ठ मुस्कुरा दिए। आर्या ने चलते चलते कहा, होश कब आया? मलिक ने कहा, बस जब मैंने फ़ोन किया था उससे कुछ देर पहले। आर्या ने कहा, तुम्हें पहचाना उसने? मलिक ने कहा, हाँ पहचान लिया। वरिष्ठ ने कहा, मतलब याददाश्त तो नहीं गई है उसकी, सब याद है उसे। वो लोग एलिवेटर में पहुंच गए। वशिष्ठ ने आर्या से कहा, तुम तैयार हो? आर्या ने गहरी सांस ली और फिर हाँ में सिर हिला दिया। वशिष्ठ ने बटन दबाया और एलिवेटर का दरवाज़ा बंद हो गया। आर्या ने आंखें बंद कर ली। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने दोनों तरफ से उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। मलिक ने कार निकाला और एक सेंसर पर लगा दिया। एलिवेटर ऊपर की बजाय नीचे की तरफ जाने लगी। आर्या ने उन दोनों के हाथों को और कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद एलिवेटर रुक गई। आर्या कोई झटका लगा, पर उन दोनों ने उसे पकड़ लिया। वरिष्ठ ने कहा, आर यू ओके? आर्या ने सिर हिला दिया। एलिवेटर का दरवाज़ा खुल गया। वो सब बाहर निकल गए। वो बेसमेंट में पहुंच चुके थे। वहाँ भी गार्ड मौजूद थे। वो लोग एक गैलरी में आगे बढ़ गए। एक कमरे के बाहर पहुंचकर वो लोग रुक गए। मलिक ने कहा, वो अंदर है, होश में। आर्या ने दरवाज़ा खोला तो अंदर वही आदमी था जिसे आर्या ने एलिवेटर में बचाया था। वो एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने एक टेबल थी। उसने आर्या की तरफ देखा, फिर वो मुस्कुरा दिया। आर्या उसके सामने टेबल की दूसरी तरफ रखी कुर्सी पर बैठ गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ उसके पीछे खड़े हो गए। मलिक दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उस आदमी ने उन सब की तरफ देखा और फिर हंसने लगा। आर्या चुपचाप उसे देखती रही। उस आदमी ने थोड़ी देर बाद कहा, माफ़ करना, पर तुम लोगों ने मुझे हमारे दिन याद दिला दिए। बस राणा साहब भी ऐसे बैठे होते थे, मैं और नायक उनके पीछे ठीक ऐसे ही खड़े होते थे, और मलिक उसकी जगह तो अब भी नहीं बदली। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, सही कहा तुमने, पर तुमने एक इंसान की पोजीशन को गलत बता दिया। उस आदमी ने आर्या की तरफ देखा। आर्या ने दोनों हाथ टेबल पर रखे और अपनी कलाई से अपने ब्लेजर के स्लीव को ऊपर कर दिया। उसका बब्बर शेर का टैटू साफ दिखने लगा। वो आदमी चौंक गया। उसने हल्के से कहा, भाभी साहिब? आर्या ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर किया और कहा, चलो, तुम्हें अभी भी ये टैटू याद है? उस आदमी ने कहा, सही कह रहे थे वो सब, तुम बिल्कुल सुनंदा भाभी पर गई हो, वही शक्ल, वही अक्ल। आर्य ने कहा, मेरी आदतें भी वही है वजीर, मैं शाबाशी भी उन्हीं के तरीके से देती हूँ और सजा भी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वजीर ने उसे घूर कर देखा और फिर उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा। उसने कहा, तुम नायक के बेटे हो ना दोनों? जब तुम लोग पैदा हुए थे मैंने तुम्हें उठाया था सबसे पहले। तुम्हारी माँ ने मुझे भाई माना था, मामा के पैर नहीं छुओगे?
वरिष्ठ ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, आर्या तुम कहो तो हम दोनों पैर छू लें इसके अच्छे से। आर्या ने वजीर की तरफ देखा और फिर कहा, फिक्र मत करो, मामा की सेवा करने का पूरा मौका मिलेगा बहुत जल्द। वजीर ने कहा, वैसी सेवा की मुझे बहुत आदत है, चाहो तो आजमा कर देख लो। वशिष्ठ ने कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले ना वजीर, जैसे पापा तुम्हारे बारे में बताते थे तुम अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो, कुछ नहीं बदला। वजीर ने आर्या की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? जब हम मिले थे तुम 2 साल की थी। 2 साल के बच्चे को तो ये भी याद नहीं रहता कि माँ कौन है असली। आर्य ने कहा, 2 साल के बच्चे को जब अपनी मौत से मुलाकात याद हो जाए तो फिर तो तुम चीज़ क्या हो वजीर? वजीर ने कहा, यही तो साला समझ में नहीं आता है आज तक मुझे, सब मर गए, तुम कैसे बच गई? फिर आर्य ने उसे घूरा और फिर टेबल पर रखे उसके हाथ की मुट्ठी भींच गई। आर्य ने कहा, क्योंकि तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी थी। अब मेरा सवाल, इतने साल बाद वापस आने की वजह? वजीर ने एकदम से कहा, तुम। आर्य ने उसकी तरफ देखा तो वजीर ने कहा, राणा भाऊ पर हुए हमले और नायक की मौत ने मुझे बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। 22 साल जो भी कुछ हुआ सारा इल्ज़ाम मुझ पर डालकर वो लोग खुलेआम घूमने लगे। मैं बाहर नहीं आ सकता था, पर मुझे लगता था कि तुम तीनों सेफ हो। नहीं, पर उन लोगों ने तुम लोगों को भी नहीं छोड़ा। आर्य ने कहा, तुम हमारे लिए वापस आए हो? सच में? वजीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें सच में याद नहीं है ना कि 22 साल पहले तुम जिंदा कैसे बच गई थी? आर्य ने मुस्कुराकर कहा, अगर मुझे याद नहीं होता तो तुम जिंदा नहीं होते वजीर। वजीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आर्य ने कहा, मुझे सब कुछ जानने से पहले एक बात जाननी है। वजीर ने कहा, मुझे भी सब कुछ बताने से पहले बात बतानी है। आर्य ने उसकी तरफ देखा तो वजीर ने कहा, तुम सोच भी नहीं सकती कि ये सब किया किसने है। वो इंसान हर पल तुम्हारी आंखों के सामने था। पर आर्य ने उसे टोकते हुए कहा, हमें पता है कि ये सब किसका किया है, हम जानते हैं कि बॉस कौन है। वजीर चौंक उठा। उसने कहा, फिर भी? आर्य ने कहा, आई साहब, बाबा साहब, सब ने उसके खिलाफ जाना चाहा पर एक गलती की, उसे बता दिया कि वो उसके बारे में सब जानते हैं। और फिर इतना कहकर आर्य ने गहरी सांस ली और फिर कहा, इसीलिए हम चुप बैठे, टाइम आने पर बोलेंगे। वजीर ने ऊपर देखा और कहा, भाभी साहब देखा, आपकी बेटी बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। इतना कहकर उसने आर्या की तरफ देखा और फिर कहा, पूछो क्या पूछना है। आर्य ने कहा, कमिश्नर राठौड़ का भाई एसपी विपुल राठौड़, जिसके मर्डर केस में बाबा साहब जेल गए थे, क्या आई साहब ने सच में झूठे गवाह और झूठे सबूत पेश किए थे? वजीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ। आर्या चुप हो गई। वजीर ने कहा, पर वो कत्ल तुम्हारे बाबा साहब ने नहीं किया था, उन्हें उसी आदमी ने फंसाया था जिसने तुम्हारे सारे खानदान को ख़त्म कर दिया। आर्य ने हैरानी से उसकी तरफ। पार्टी में अबो सिम्बा और पूजा की एंगेजमेंट हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहना दी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। पूजा अबो सिम्बा की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अबो सिम्बा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। प्रथम और अद्विक उसके पास ही खड़े थे। एकांत और अधिराज नीचे एक साथ खड़े थे। एकांत ने कहा, यह अबो सिम्बा मुझे कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहा। अधिराज ने कहा, अब तेरे पापा अगर तुझे अचानक पार्टी में बुलाकर ऐसे लड़के से तेरी सगाई करवा दें जिसे तूने कभी देखा तक ना हो तो तू क्या करेगा? एकांत ने कहा, पर अबो सिम्बा के डैड ने ऐसा किया क्यों? अधिराज ने मन ही मन सोचा, टू हर्ट आर्या। फिर उसने कहा, आई डोंट नो डूड, आई रियली डोंट नो। एकांत ने कहा, यह आर्या भी बिना बताए चली गई। अधिराज ने कहा, यू मिस हर? एकांत ने कहा, ऑफ कोर्स आई डू, सबसे पहली और सबसे खास दोस्त है वो मेरी। अधिराज को पता नहीं क्या सूझा। उसने कहा, कल उसके घर चलते हैं, उससे मिलने। एकांत ने कहा, पक्का? अधिराज ने कहा, हाँ बिल्कुल, इसी बहाने राणा साहब का हाल भी पूछ लेना। एकांत ने सिर हिलाकर कहा, ओके डन। उधर स्टेज पर पूजा ने अबो सिम्बा से कुछ कहना चाहा पर वो दूसरी तरफ मुड़ गया। उसने अद्विक को इशारा किया और वो लोग स्टेज से उतर गए। पूजा ने मन ही मन सोचा, आर्या पहले भी तुम बीच में आई थी, इस बार नहीं आने दूंगी मैं तुम्हें, तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा मुझे। इतना कहकर उसने अपने डैड की तरफ देखा। अनिकेत पार्टी में सरकार के साथ खड़ा था। वो बार बार फ़ोन की तरफ देख रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने सरकार से कहा, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। सरकार ने सिर हिला दिया। अनिकेत तुरंत बाहर आया और उसने वरिष्ठ को फ़ोन लगा दिया। वरिष्ठ, वशिष्ठ और आर्या मलिक के साथ उस बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे। आर्या ने कहा, इस पर नज़र रखना, हम इस
आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। मलिक ने कहा, चिंता मत करो, वो यहाँ से नहीं भाग सकता। तभी वरिष्ठ का फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन देखा तो अनिकेत का फ़ोन था। उसने कहा, दादा का फ़ोन है। इतना कहकर उसने फ़ोन उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। वरिष्ठ ने कहा, जी दादा कहिए, आप स्पीकर पर हैं। अनिकेत ने कहा, वजीर से मिले तुम लोग? वशिष्ठ ने कहा, जी दादा, काफ़ी कुछ पता चला है, मिलकर बताते हैं आपको, बात लंबी है। अनिकेत ने कहा, आर्या कहाँ है? आर्य ने कहा, मैं यहीं हूँ दादा। अनिकेत ने कहा, तू ठीक है ना? आर्य ने कहा, मैं ठीक हूँ एकदम। इतना कहकर उसने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, पार्टी में क्या चल रहा है? अनिकेत ने कहा, अब वो सिम्बा और पूजा की इंगेजमेंट हो गई। आर्य ने मुस्कुरा कर कहा, गुड, अच्छी बात है दादा, हम मिलकर बात करते हैं, अभी घर जा रहे हैं। अनिकेत ने कहा, ठीक है, ख्याल रखना एक दूसरे का। उन लोगों ने ठीक है कहा और फ़ोन काट दिया। अनिकेत ने गहरी सांस ली और वापस हॉल में चला गया। आर्या वगैरह आगे बढ़े कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आर्या ने मलिक को अंदर भेज दिया। वो तीनों कार में बैठ गए। वरिष्ठ ड्राइविंग सीट पर था, आर्या उसकी बगल की सीट पर और वशिष्ठ पीछे। वरिष्ठ ने कार घर की तरफ बढ़ा दी। आर्या बाहर की तरफ देख रही थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वरिष्ठ ने एक गहरी सांस ली और फिर म्यूज़िक ऑन कर दिया। बीटीएस आर्या का फेवरेट बैंड था। आर्या ने आंखें बंद कर ली। बीटीएस का स्प्रिंग डे कार में बज रहा था। बर्फ़ गिर रही है, गिर कर अलग हो रही है और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। प्रथम, अद्विक और अभय सिम्बा अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उनके सामने प्लेट में फ्राइड चिकन और बियर और विस्की की बोतलें थी। अद्विक पीता नहीं था तो उसके लिए कोक थी। अबू सिम्बा आसमान की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी की तरफ देखने लगा। तीनों भाई चुप थे। अचानक से अबू सिम्बा हंस पड़ा। प्रथम बियर पीते हुए उसे हैरानी से देखने लगा। आद्विक भी एक बारी के लिए चौंक उठा। आद्विक ने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहा है? अबू सिम्बा ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है, वो भी उस लड़की से जिसे मैं आज पहली बार मिला हूँ। अजीब है ना, कुछ घंटे पहले मुझे पता भी नहीं था कि आज मेरी सगाई है। प्रथम ने एक गहरी सांस ली और भी कहा, पापा भी ना, पता नहीं कब क्या करते हैं, इतनी भी क्या पड़ी थी उन्हें, आखिर चाहते क्या हैं वो? अद्विक ने एकदम से कहा, राणा फैमिली की बर्बादी। दोनों ने अद्विक की तरफ देखा। अद्विक ने कहा, पापा और मित्तल ने पूजा और अद्विक के नाम वो एसआर कंस्ट्रक्शन के शेयर कर दिए हैं। मतलब कि वो चाहते हैं कि आर्या के खिलाफ अब अभय सिम्हा और पूजा लड़ें। पूजा तो पहले ही बिना किसी वजह से आर्या से चिढ़ती है, अब अभय सिम्हा को भी मित्तल की तरह आर्या से हर मीटिंग में लड़ना होगा। प्रथम ने हैरानी से देखा और कहा, क्यों? अद्विक ने कहा, क्योंकि पापा ऐसा चाहते हैं। प्रथम ने अभय सिम्हा की तरफ देखा और कहा, तू कभी कुछ कहता क्यों नहीं उनसे? जो वो बोलते हैं वो तू करता जाता है। अभय सिम्हा ने गहरी सांस ली, फिर कहा, मैं आज दिल से चाहता था कि उन्हें मना कर दूं, पहली बार, पर जिसके लिए मैं ये करना चाहता था उसी ने मुझे कहा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं क्यों मना करूं पापा को? वो चाहते तो मुझे किसी ऑर्फनेज में दे देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ आज अपने दम पर कुछ कर सकूं। अद्विक और प्रथम ने एक दूसरे की तरफ देखा। अद्विक ने कहा, तुझे एक स्टोरी सुनाऊं? अबू सिम्हा ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई प्लीज़। नो, बिल्कुल मूड नहीं है। अद्विक ने कहा, सुन ले, काम की चीज़ है। अबू सिम्हा ने एक गहरी सांस ली, फिर अद्विक की तरफ देखा। अद्विक कहने लगा, जब हम पीजी में रहते थे, हमारा ना एक दूध वाला था। वो ना कभी टाइम पर दूध लेकर नहीं आता था घर पर। कितना टाइम हमने उसको बोला, पर वो ऐसे दिखाता जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बड़ी हेकड़ी दिखाता था। फिर हमने उसे एक प्लान बनाया। हम उसे ऐसा दिखाने लगे कि हम किसी और दूध वाले को अपॉइंट करने वाले हैं। हम जानबूझकर उसके सामने दूसरे दूध वालों से बात करने लगे। फिर बेचारा बिल्कुल टाइम पर आने लगा और दूध भी एकदम बढ़िया क्वालिटी का लाने लगा। प्रथम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, इस स्टोरी का इस सिचुएशन से क्या लेना देना है? अबू सिम्हा ने मुस्कुरा कर कहा, छोड़ो, आप नहीं समझोगे, पर मुझे समझ आ गया। आदिक ने कहा, आ गया ना समझ? वेरी गुड, अब तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। अबू सिम्हा उठ खड़ा हुआ। दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। अबू सिम्हा कहने लगा, मैं चलता हूँ। प्रथम ने कहा, कहाँ जा रहा है? अबू सिम्हा ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, दूध वाले की हेकड़ी निकालने। इतना कहकर उसने अद्विक को हाई फाइव किया। अद्विक ने कहा, मैं छोड़ आता हूँ तुझे।
अबू सिम्बा ने उसकी तरफ देखा तो अद्विक ने कहा, इस वक्त तुम दोनों टुन्न हो, सिर्फ मैंने नहीं पी है। अबू सिम्बा ने कहा, मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊंगा, आप रेस्ट करो। प्रथम कहने लगा, नीचे तक तो छोड़ा है यहाँ, चल। अबू सिम्बा ने सिर हिला दिया। वो लोग नीचे आ गए। वो बाहर की तरफ जा रहे थे कि तभी कमिश्नर उनके सामने आ गए। पहले तो वो लोग चौंक गए, फिर विश्राम अवस्था में खड़े हो गए। कमिश्नर ने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रात के 2 बजे। अबू सिम्बा ने एकदम से कहा, 12 बजे के बाद सुबह हो जाती है, हम सुबह के 2 बजे जा रहे हैं। प्रथम को सुनकर हंसी आ गई। अद्विक ने उन दोनों को घूर कर देखा। कमिश्नर ने कहा, तुम दोनों ने पी रखी है? दोनों ने एक साथ नाम में सिर हिला दिया। कमिश्नर ने अद्विक की तरफ देखा। अद्विक ने कहा, पापा, वो हम लोग अबू सिम्बा को कार तक छोड़ने जा रहे हैं। कमिश्नर ने अबू सिम्बा की तरफ देखा, फिर कहा, और तुम कहाँ जा रहे हो? अबू सिम्बा होश खो चुका था। ना जाने उसने क्या सोचकर कह दिया, ससुराल। अद्विक और कमिश्नर चौंक उठे। प्रथम ने हंसते हुए हाथ आगे किया। अबू सिम्बा ने उसके हाथ पर ताली मार दी। कमिश्नर ने कड़क कर कहा, क्या बकवास चल रही है यहाँ पर? अद्विक ने कहा, पापा, आप तो जानते हैं कि अबू सिम्बा ड्यूटी को लेकर कितना सीरियस रहता है, तो वो आर्या के घर, मेरा मतलब है राणा हाउस जा रहा था। कल सब ड्यूटी थी भी तो देनी है ना। हमने समझाया तो माना नहीं, तो ड्राइवर छोड़ाएगा इसे, आप फिक्र मत करिए। इससे पहले कि कमिश्नर कुछ कहता, अद्विक उन दोनों को तेजी से वहाँ से ले गया। उनके जाते ही कमिश्नर ने खुद से कहा, इस आर्या का कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर उसने फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन किया। फ़ोन पिक होते ही कमिश्नर ने कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूँ। अद्विक ने अबू सिम्बा को कार में बिठाया और ड्राइवर से कहा, इसे राणा हाउस छोड़ दो, और हाँ, अंदर ले जाकर छोड़ना, वरना बाद में पता चले कि जनाब सारी रात जंगल में घूम रहे थे। ड्राइवर ने जी साहब कहा और अबू सिम्बा को ले गया। अद्विक ने प्रथम को पकड़ा और फिर उसके हाथ को कंधे पर डालते हुए कहा, जो दूसरे नंबर वाले बच्चे होते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़े और छोटे दोनों को संभालने में बीत जाती है। इतना कहकर वो उसे अंदर ले गया। पूजा अबू सिम्बा का फ़ोन मिला रही थी, पर उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था। पूजा ने गुस्से में आकर अपना फ़ोन बिस्तर पर पटका और फिर बिस्तर पर बैठ गई। वो खुद कहने लगी, जब से वो पार्टी से गया है, ना कोई मैसेज किया, ना कोई कॉल, आखिर चल क्या रहा है? इंगेजमेंट हुई है हमारी? इतना कहकर उसने सिर पर हाथ रख लिया। फिर कुछ सोचकर उसने फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। अद्विक प्रथम को कंबल उड़ा रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन देखा तो एक अननोन नंबर था। उसने खुद से कहा, ये कौन इस वक्त कॉल कर रहा है? इतना कहकर उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, हु इज़ दिस? उधर से पूजा की आवाज़ आई, हेलो अद्विक, मैं पूजा बोल रही हूँ। अद्विक के हाथ से फ़ोन छूटते छूटते बचा। उसने मन में सोचा, इसने मुझे क्यों फ़ोन किया? तभी पूजा की आवाज़ आई, अद्विक, सुन रहे हो ना? अद्विक ने कहा, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपने मुझे फ़ोन क्यों किया? पूजा ने कहा, मैं अबू सिम्बा को फ़ोन कर रही थी। कहाँ पर है वो? अद्विक ने कहा, वो एक्चुअली यहीं था, पर उसका फ़ोन बंद हो गया था, पर अभी वो वापस राणा हाउस चला गया है। सुबह ड्यूटी, उसके कहते कहते ही बीप हुई और फ़ोन कट गया। अद्विक ने फ़ोन की तरफ हैरानी से देखा। पूजा ने फ़ोन फर्श पर दे मारा, फ़ोन टूट गया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नो आर्या, यू कांट बीट मी, आई हैव टू डू समथिंग। इतना कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकल गई। आर्या शोर सुनकर बाहर आई तो हाल में एक गार्ड अबू सिम्बा को कंधे पर लाद कर ला रहा था। आर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर कहा, इसे क्या हुआ और ये यहाँ कब आया? गार्ड ने कहा, इनका ड्राइवर छोड़ गया है, कह रहा था कि सर ने पी रखी है, इनसे चला नहीं जा रहा था तो मैं छोड़ने जा रहा था रूम में। आर्या ने अबू सिम्बा की तरफ देखा। अबू सिम्बा वैसे भी गोरा चिट्टा था, पर इस वक्त उसके गाल पूरी तरह से लाल हो गए थे। आर्या ने कहा, ठीक है, इसे रूम में छोड़ दो तुम। गार्ड ने सिर हिलाया और फिर अबू सिम्बा को लेकर रूम की तरफ चला गया। आर्या पानी की बोतल लेकर आई तो गार्ड अबू सिम्बा को लिटाने की कोशिश कर रहा था। आर्या ने कहा, तुम जाओ, मैं देख लूँगी। गार्ड ने सिर झुकाया और चला गया। आर्या ने अबू सिम्बा की तरफ देखा और कहा, जब हैंडल नहीं कर सकते तो पीना ज़रूरी है क्या? इतना कहकर उसने बेड से लटकी हुई उसकी दोनों टांगों को उठाया और बेड पर कर दिया। उसने अबू सिम्बा के जूते उतारे और फिर उसके सिर के नीचे तकिया रख दिया। इतना कहकर वो खड़ी हुई थी कि अबू सिम्बा अचानक उठकर बैठ गया। एक बारी के लिए आर्या चौंक उठी। अबू सिम्बा ने आर्या की तरफ देखा और फिर बच्चों की तरह हंसकर कहने लगा, हेलो। आर्या ने उसकी तरफ देखा, फिर सिर हिला दिया। आर्या ने कहा, अबू सिम्बा सो जाओ, काफ़ी लेट हो चुका है। अबू सिम्बा ने ना में सिर हिला दिया। आर्या ने कहा,
मत सो, मैं जा रही हूँ, मुझे सोना है। इतना कहकर वो पलटी ही थी कि अबू सिम्बा एकदम से उठा और उसने पीछे से आर्या को हक कर लिया। आर्या को झटका लगा और वो चौंक उठी। अबू सिम्बा के दोनों हाथ उसकी कमर से होते हुए उसके पेट पर थे और उसने अपने दोनों हाथों से आर्या के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था। उसने अपना चेहरा आर्या के कंधे पर उसकी गर्दन के बिल्कुल पास रख दिया। अबू सिम्बा का चेहरा एकदम गर्म था और उसकी सांसें आर्या की गर्दन साफ महसूस कर रही थी। आर्या की धड़कन इस वक्त स्प्रिंट कर रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आर्या ने धीरे से कहा, अबो सिम्बा ने कहा, 5 मिनट, स्टे लाइक दिस ओनली फॉर 5 मिनट। अबो सिम्बा ने जब कहा तो उसकी सांसें आर्या के कानों से टकरा गई थी। आर्या ने आंखें बंद कर ली। अबो सिम्बा ने अपने हाथों की पकड़ को और मजबूत करते हुए कहा, तुम्हारा दिल? आर्या ने आंखें खोल दी। अबो सिम्बा ने कहा, तुम्हारा दिल जोरों से धड़क रहा है, तुम्हारी हार्ट बीट, आई कैन हियर इट। इतना कहकर उसने अपना चेहरा आर्या की गर्दन में और ज़्यादा गड़ा दिया। आर्या ने एक गहरी सांस ली। उसने अबो सिम्बा के हाथों को छुड़ाया और अबो सिम्बा की तरफ पलटी। वो दोनों एकदम नज़दीक खड़े थे। अबो सिम्बा ने एकदम से बच्चों की तरह कहा, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम्हें फर्क पड़ता है, फिर भी तुमने झूठ बोला, लायर। आर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सो जाओ अबो प्लीज़। अबो सिम्बा ने कहा, एक शर्त पर। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, तुम दोबारा मुझसे झूठ नहीं कहोगी तो? आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं कहूँगी, पक्का? आप सो जाओ। अबू सिम्बा ने उसकी तरफ देखा। आर्या ने सिर हिलाया और फिर उसे पकड़कर बिस्तर पर बिठा दिया। अबू सिम्बा लेट गया। आर्या ने उसको कंबल उड़ाया और फिर जाने लगी। अबू सिम्बा ने कहा, मैं तुमसे। आर्या ने उसे टोकते हुए कहा, सो जाओ वरना मैं कभी बात नहीं करूँगी तुमसे। अबू सिम्बा ने एकदम से अपने मुंह पर उंगली रख ली। आर्या मुस्कुरा दी और फिर लाइट ऑफ करके चली गई। सरकार ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा, पर अभी जो आप चाहते हैं वही हो रहा है। फिर अचानक ये करने की क्या ज़रूरत है बॉस? बॉस ने भारी आवाज़ में कहा, अब मुझे तुम्हें भी बताने की ज़रूरत है कि क्या मैं अब क्यों कर रहा हूँ? सरकार ने कहा, माफ़ी चाहता हूँ बॉस, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं है, पर एकदम से इतना बड़ा अटैक करना सही रहेगा क्या? बॉस ने कहा, कभी कभी कुछ चीज़ें अपना गुस्सा उतारने के लिए भी करनी चाहिए। तुम वही करो जो मैंने कहा है तुम्हें करने के लिए। सरकार ने कहा, जी मैं इंतज़ाम करता हूँ। बॉस ने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। सरकार ने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहा, इन्हें अचानक क्या हो गया? शाम तक तो ठीक थे, सब प्लान के मुताबिक ही तो हुआ है। इतना कहकर सरकार ने गहरी सांस ली और फिर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। आर्या सुबह नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो वरिष्ठ और वशिष्ठ उसका इंतज़ार कर रहे थे। वरिष्ठ ने उसे देखकर कहा, तुम आज इतना लेट क्यों हो गई? आर्या ने कहा, मेरा सिर दुख रहा था इसीलिए। इतना कहकर वो चुपचाप बैठ गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने एक दूसरे की तरफ देखा। वशिष्ठ ने कहा, आर्या आज तू घर पर ही रुक। आर्या ने उसकी तरफ देखा तो वशिष्ठ ने कहा, बाबा साहिब पर हुए अटैक के बाद तू एक दिन के लिए भी आराम से नहीं सोई है, तो तू घर पर ही रुक। वैसे भी हम लोग हैं ना, हम लोग संभाल लेंगे। आर्य ने कहा, मैं ठीक हूँ। वरिष्ठ ने कहा, कभी कभी बड़े भाइयों की बात भी मान लिया कर, घर पर रुक, कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो हम कॉल कर लेंगे। आर्य ने दोनों की तरफ देखा फिर मुस्कुराकर सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वरिष्ठ और वशिष्ठ ऑफिस के लिए निकल गए। आर्या अपने कमरे में पहुंची कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन देखा तो रिस्ट्रिक्ट आईडी से कॉल था। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, कौन? सामने से आवाज़ आई, तुम अपने बाप के अटैकर के खिलाफ सबूत ढूंढ रही हो ना? आर्या चौंक उठी। उसने कहा, कौन बोल रहा है? सामने से आवाज़ आई, ये जानना ज़रूरी नहीं है, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मेरे पास कुछ ऐसा है कि जिससे तुम अपने बाप की बेगुनाही साबित कर सकती हो। अगर चाहती हो कि ये सब हो जाए तो एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ पर आ जाओ, पर हाँ अकेले आना वरना कुछ नहीं मिलेगा। आर्या ने कहा, पर तुम बोल कौन? आर्या के कहते ही फ़ोन कट गया। 1 मिनट बाद एक मैसेज आया, उसमें एक एड्रेस भेजा गया था। आर्या ने कुछ देर सोचा और फिर जैकेट उठाकर बाहर निकल गई। अब वो सिम्बा झटके से उठा, उसका सिर फटा जा रहा था। उसने अपने सिर को पकड़ा और फिर एक तेज झटका दिया। उसने अपना सिर पकड़ा और वो इधर उधर देखने लगा। उसे याद आने लगा कि कल रात क्या हुआ था। उसने खुद से कहा, सिट, और उठ खड़ा हुआ। उसके बाल बुरी तरह से बिखरे पड़े थे। वो कुछ सोचने लगा और फिर बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया उसने आर्या को तेज़ी से बाहर जाते हुए देखा। उसने आवाज़ दी, आर्या।
आर्या ने सुना नहीं और बाहर चली गई। अब वो सिम्बा को शक हुआ और वो उसके पीछे चला गया। आर्या ने बाहर गार्ड से कुछ कहा और गाड़ी में बैठकर चली गई। अब वो सिम्बा बाहर आया। उसने गार्ड से कहा, क्या कहा है आर्या ने? गार्ड ने कहा, उन्होंने कहा है कि हम उनके पीछे ना आए और ये भी कि अगर वरिष्ठ या वशिष्ठ सर का फ़ोन आए तो उनसे कह देना कि वो सो रही है। अब वो सिम्बा ने सिर पटक कर कहा, ये लड़की भी ना। इतना कहकर वो दूसरी गाड़ी में बैठ गया और सीट बेल्ट बांध कर उसने गाड़ी भगा दी। उसने आर्या को फ़ोन लगाया। रिंग जा रही थी पर आर्या उठा नहीं रही थी। अब वो सिम्बा ने वरिष्ठ को फ़ोन लगाया। वरिष्ठ के फ़ोन उठाते ही उसने कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूँ अब वो सिम्बा। वरिष्ठ ने कहा, जानता हूँ, फ़ोन क्यों किया? अब वो सिम्बा ने उसे पूरी बात बताई। वरिष्ठ ने पूरी बात सुनकर कहा, ये लड़की पागल हो चुकी है, मैं उसे फ़ोन करता हूँ, रुको तुम। अब वो सिम्बा ने कहा, कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं उठाएगी, पर क्या तुम उसका फ़ोन ट्रैक कर सकते हो? वरिष्ठ ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ। अब वो सिम्बा ने कहा, ठीक है, करो और बताओ मुझे कहाँ पर है वो, मैं रास्ते में ही हूँ। वरिष्ठ और वशिष्ठ ने आदित्य की मदद से आर्या के फ़ोन को ट्रेस किया। वरिष्ठ ने अबो सिम्बा से कहा, वो शहर के बाहर जा रही है। वशिष्ठ ने कहा, पर वो उस तरफ क्यों जा रही है, वहाँ पर क्या है? तभी आदित्य ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, सिट। दोनों भाइयों ने उसकी तरफ देखा। आदित्य ने कहा, आर्या ने फ़ोन ऑफ कर लिया है, डैम इट। कहते हुए अबो सिम्बा ने अपना हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा। आर्या शहर के बाहर निकल गई। जिस एड्रेस पे उसे बुलाया गया था वो एक पुरानी बिल्डिंग थी। आर्या 3 घंटे बाद वहाँ पहुँच गई। वो कार से बाहर निकल गई। उसने बिल्डिंग की तरफ देखा और अंदर चली गई। आर्या अंदर पहुँची तो वहाँ अंधेरा था, कहीं कहीं से पानी टपक रहा था। आर्या स्टेयर्स चढ़ने लगी। वो दूसरी मंजिल पर पहुँची। आर्या इधर उधर देखती हुई चल रही थी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, कोई है? किसी की आवाज़ नहीं आई। तभी अचानक आर्या के पीछे से कोई तेजी से गया। आर्या ने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। आर्या आगे बढ़ गई। आर्या ने एकदम से फिर से कहा, कोई है क्या? हेलो। किसी की आवाज़ नहीं आई। अंधेरे में एक साया आर्या की हरकतों को देख रहा था। आर्या दूसरी तरफ गैलरी में मुड़ गई। वो साया बाहर आया तो वो वही था जिसने एलिवेटर में उस आदमी को मारने की कोशिश की थी और आर्या के घर घुसा था। उसने ब्लैक कलर के कपड़ों के साथ ब्लैक कलर की कैप और ब्लैक कलर का मास्क पहना हुआ था। उसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। वो लापरवाही से जेबों में हाथ डालकर आर्या के पीछे जाने लगा। आर्या एक पुराने से कमरे के पास पहुंच गई। वो दूसरी तरफ मुड़ने लगी कि तभी पीछे से एक हाथ आया और उसने आर्या के मुंह को दबोचकर उसे एक कोने में खींच लिया। आर्या जोर से दीवार के साथ लग गई। उसने सामने देखा तो वो चौंक उठी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसके ठीक सामने अबो सिम्बा खड़ा था। उसके बिल्कुल नज़दीक उनके चेहरों में बस कुछ इंच का ही फासला था। अबो सिम्बा का एक हाथ आर्या के मुंह पर और दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। आर्या हिली तो अबो सिम्बा ने उसे और कसकर पकड़ लिया और फिर कहा। आर्या ने उसकी तरफ देखा। अबो सिम्बा ने अपना चेहरा उसके बिल्कुल पास ला दिया। आर्या ने आंखें बंद कर ली। अबो सिम्बा ने उसके कानों में बिल्कुल हल्के से कहा, दैट एलिवेटर गाई, आई सा हिम, ही इज़ हियर। आर्या ने एकदम से आंखें खोल दी। अबो सिम्बा ने आर्या को कसकर पकड़ रखा था। आर्या उसकी तरफ देख रही थी। अबो सिम्बा दूसरी तरफ देख रहा था। जैसे ही उसने चेहरा आर्या की तरफ घुमाया, दोनों के चेहरे एकदम पास आ गए। आर्या ने अपने हाथ से अपने मुंह की तरफ इशारा किया। अबो सिम्बा ने उसके मुंह की तरफ देखा। उसने अभी भी एक हाथ से उसका मुंह बंद कर रखा था। अबो सिम्बा ने कहा, मैं हाथ हटा रहा हूँ, बस चिल्लाना मत, वरना वो फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। फिर उसने हल्के से हाथ हटा दिया। आर्या ने एक गहरी सांस ली। अबो सिम्बा ने उसकी तरफ देखा। आर्या का रंग वैसे तो हल्का सा सांवला था, पर ज़्यादा कसकर पकड़ने की वजह से उसका मुंह बंदर की तरह लाल हो चुका था। अबो सिम्बा उसे देखकर हल्का सा हंस दिया। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम? तभी अचानक अबो सिम्बा ने दोबारा हाथ रख दिया उसके मुंह पर, मगर इस बार उसने हल्के से ही रखा। अबो सिम्बा ने बिल्कुल हल्के स्वर में कहा, पागल हो क्या? मैंने कहा था ना चिल्लाना मत। बाहर अगर उसने सुन लिया तो? आर्या ने उसका हाथ हटाया। फिर उसके जैसे ही हल्के स्वर में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अबू सिम्बा ने कहा, जो रायता तुम फैलाने आई हो ना, उसे समेटने आया हूँ। आर्या ने उसे घूर कर देखा। अबू सिम्बा ने कहा, बाद में घूरना मुझे, फिलहाल तुम बाहर जाओ, वरना उसे शक हो जाएगा, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूँगा। आर्या ने सिर हिला दिया। वो साया इधर उधर देख रहा था। आर्या थोड़ी देर पहले उसकी नज़रों के सामने थी, पर अब उसे आर्या कहीं नहीं दिख रही थी।
तभी पीछे एक आवाज़ आई, मैं यहाँ पर हूँ। वो साया पलटा, उसने आर्या की तरफ देखा। आर्या उसकी तरफ बढ़ी, पर तभी उस साय ने एकदम से कहा, स्टॉप, स्टॉप देयर। आर्या रुक गई। उस साय ने कहा, जो बात होगी वहीं से होगी। आर्या ने कहा, तुमने मुझे प्रूफ देने के लिए बुलाया था, पर पहले तुम हो कौन? वो लोग बातें कर रहे थे और अभय सिम्हा ठीक आर्या के पीछे पिलर के पीछे खड़ा था। वो बिल्कुल तैयार था और उस साय की हरकतों पर नज़र बनाए हुए रखा था। साय ने आर्या की तरफ गौर से देखा। आर्या ने उसकी आंखों में देखा। अचानक से आर्या की आंखें बड़ी हो गईं। आर्या ने एकदम से कहा, तुम। उसके कहते कहते ही उस साय ने गन निकाल ली। आर्या चौंक उठी। वो एक कदम पीछे हट गई। साय ने कहा था ना अकेले आना। पिलर के पीछे खड़ा अभय सिम्हा भी चौंक उठा। उस साय ने गन तैयार की। उसने जैसे ही गोली चलाई, अभय सिम्हा कूद कर बाहर आया। उसने आर्या को बाहों में लिया और दूसरी तरफ कूद गया। आर्या और अभय सिम्हा दूसरी तरफ कूद गए। आर्या अभय सिम्हा के ऊपर थी और अभय सिम्हा ने उसे कसकर पकड़ रखा था। आर्या की आंखें फिर से बंद थीं। उस साय ने एकदम से उन दोनों को घूरा और बाहर की तरफ भाग गया। अभय सिम्हा ने उसे भागते हुए देखा। अभय सिम्हा ने कहा, आर्या, ही इज़ रनिंग, गेट अप। आर्या ने आंखें खोल दी। उन दोनों ने उसे भागते हुए देखा। वो लोग एकदम से उठे और उसके पीछे भागे। वो आदमी स्टेयर से भाग रहा था। आर्या और अभय सिम्हा ठीक उसके पीछे थे। अभय सिम्हा ने रेलिंग को पकड़ा और जंप करके सीधा नीचे वाले स्टेयर्स पर कूद गया। वो आदमी उससे कुछ ही दूरी पर था। वो आदमी ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। उसने एकदम सही से वहां पर रखे ड्रम को नीचे गिरा दिए। अभय सिम्हा उन ड्रम से टकराते हुए बचा। आर्या उसके पीछे थी। उसने सीधा ड्रम पर से जंप कर दिया और उस आदमी के पीछे भाग गई। जैसे ही वो बाहर आई तो वो साया गायब हो चुका था। आर्या चौंक उठी। उसने ज़मीन की मिट्टी को किक किया और चिल्लाकर बोली, डैम इट। उसके पीछे अभय सिम्हा भी पहुंच गया। उसने वहां पहुंचकर हाँफते हुए कहा, कहाँ गया वो? आर्या ने कहा, आई डोंट नो। बाहर आते ही हवा की तरह गायब हो गया। अभय सिम्हा इधर उधर देखने लगा। उस आदमी का कहीं नामो निशान नहीं था। आर्या ने चिढ़कर अभय सिम्हा के कंधे पर मारते हुए कहा, सब तुम्हारी गलती है। किसने कहा था बाहर आने के लिए तुम्हें? अभय सिम्हा ने अपने कंधे पर हाथ रखा और कहा, पागल हो गया तुम? या एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम हो कि थैंक यू बोलने की बजाय हाथापाई पर उतर आई हो। आर्य ने कहा, वो मुझे मारने नहीं वाला था। अभय सिम्हा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर उसने कहा, मैडम, चरण कहाँ हैं आपके? नहीं, मुझे छूने हैं। कब आपको यकीन होता है? जब गोली आपको लग जाती तब यकीन आता आपको? इतना कहकर उसने आर्या की आवाज़ की नकल उतारी। वो मुझे मारने नहीं आया था। आर्य ने चिढ़कर कहा, तुम पैसे देकर पुलिस में भर्ती हुए थे क्या? तुम्हें तो पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं। पापा कमिश्नर, भाई एसपी, तुम्हें तो ज़बरदस्त सिफारिश मिली होगी, है ना? अबू सिम्बा ने उसकी तरफ उंगली करके कहा, ए, मैं अपनी काबिलियत से यहाँ पहुँचा हूँ, समझ में आया ना? कोई सिफारिश लेकर नहीं। आर्य ने उसकी उंगली पकड़कर नीचे करते हुए कहा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो चाहता तो तुम्हारे बाहर आने के बाद भी गोली चला सकता था, जब हम गिरे पड़े थे, बेवकूफ़। अबू सिम्बा सोच में डूब गया। आर्य ने कहा, वैसे भी उसने गोली मुझ पर नहीं, पिलर पर चलाई थी। शायद उसे शक हो गया था या फिर वो देखना चाहता था कि मैं सच में अकेली हूँ या नहीं। अबू सिम्बा ने कहा, ओ। आर्य ने उसकी नकल उतारते हुए कहा, हाँ। इतना कहकर उसने दूसरी तरफ देखा। उस तरफ देखते ही उसने कहा, व्हाट द, ये किसने किया? अबू सिम्बा ने उसकी तरफ देखा और फिर वो उस तरफ देखने लगा जिस तरफ आर्या देख रही थी। आर्या अपनी कार की तरफ देख रही थी जिसके चारों टायर पंक्चर थे। आर्या और अबू सिम्बा कार के पास पहुंचे। आर्या ने कहा, ये क्या बच्चों वाली हरकत है? अबू सिम्बा ने कहा, शायद वो कंफर्म करना चाहता था कि तुम उसका पीछा न कर पाओ, इसलिए उसने ऐसा किया। अबू सिम्बा ने आगे में कहा, डोंट वरी, मैंने कार कुछ दूर पार्क की है, हम उसमें चले जाएंगे। आर्या ने कहा, मैं अपना फ़ोन ले लूँ? आर्या ने फ़ोन निकाला। अबू सिम्बा ने कहा, तुमने इसे ऑफ़ क्यों किया था? आर्या ने कहा, अरे इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। इतना कहते कहते आर्या ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुमने मेरा फ़ोन ट्रैक किया? अबू सिम्बा ने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, चलो अब। इतना कहकर अबू सिम्बा आगे आगे चलने लगा। आर्या तेज चलकर उसके पास पहुंच गई और उसने कहा, हाँ मतलब? अबू सिम्बा ने कहा, मैं और तुम्हारे दोनों भाई। आर्या ने हैरानी से कहा, वरिष्ठ और वशिष्ठ? डोंट टेल मी,
कि उन्होंने तुम्हारी मदद की? अबू सिम्बा ने कहा, वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि तुम अकेले कहीं निकल गई हो गाड़ी लेकर तेज़ी में और फ़ोन नहीं उठा रही हो, तो उन लोगों ने तुम्हारा फ़ोन ट्रेस करने में मदद की मेरी। आर्य ने कहा, पर मेरा फ़ोन तो बंद पड़ गया था। अबू सिम्बा ने कहा, हाँ, इसके लिए तुम्हें अपने बाबा साहब के लिए थैंक यू कहना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे घर की हर बाइक और हर गाड़ी में ट्रैकर लगवा रखे हैं। वशिष्ठ को ये चीज़ टाइम पर याद आई और उसने तुम्हारी गाड़ी ट्रैक की, तभी मैं तुम तक पहुंचा। इतना कहते वो कार तक पहुंचे। अबू सिम्बा ने कार रोड से हटाकर जंगल जैसे में लगाई थी। आर्य ने उसकी तरफ देखा तो अबू सिम्बा ने कहा, ताकि किसी को दिखे ना, तुम यहाँ रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। आर्य ने सिर हिला दिया। अबू सिम्बा आगे बढ़ा। तभी आर्या को पेट्रोल की तेज स्मेल आई। वो चौंक उठी। उसने अबू सिम्बा की तरफ देखा, वो कार की तरफ बढ़ रहा था। आर्या चिल्लाई, अबू। अबू सिम्बा उसकी तरफ पलटा। आर्या भागी और उसने अबू सिम्बा को पकड़कर नीचे झुका दिया। वो दोनों बैठ गए। अबू सिम्बा ने कहा, तुम क्या कर रही हो? उसके कहते कहते ही पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों कांप उठे। अबू सिम्बा ने हैरानी से पीछे की तरफ देखा। कार के चिथड़े उड़ चुके थे। दोनों थोड़ी देर बाद उठ गए और कार की तरफ देखने लगे। अबू सिम्बा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, यह गलत बात है। कार उड़ाने से पहले ये तो देख लेते कि कितनी महंगी है। आर्या ने कार की तरफ देखते हुए कहा, वो अकेला नहीं था। अबू सिम्बा ने उसकी तरफ देखा तो आर्या ने कहा, उसके आदमी आसपास ही थे। तभी उसे पता चला कि तुम बिल्डिंग में पहुंच चुके हो। तुम्हें बाहर लाने के लिए उसने गोली चलाने का नाटक किया और मेरी कार के टायर पंचर करवा दिए अपने आदमियों से। वो जानता था कि हमारे यहाँ आने से पहले ही कार में ब्लास्ट हो जाएगा। वो हमें इतनी आसानी से मारना नहीं चाहता, वो कुछ और ही चाहता है। अबू सिम्बा ने कहा, पर ये है कौन एम? कौन है ये एम? आर्या ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, एम? अबू सिम्बा ने कहा, हाँ, एलिवेटर वाले दिन मुझे एक ब्रेसलेट मिला था जिस पर एम लिखा था, पर कौन है अभी पता नहीं चला मुझे। आर्या ने गहरी सांस ली भी कहा, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। अबू सिम्बा ने कहा, पर जाएंगे कैसे? आर्या ने कहा, फ़ोन करो किसी को। अबू सिम्बा ने कहा, ओह हाँ, और इतना कहकर वो अपनी पॉकेट देखने लगा। अचानक उसे एकदम से कुछ याद आया और उसने कहा, ओह सिट। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या हुआ? अबू सिम्बा ने उसकी तरफ देखा और फिर वो एकदम नर्वस होकर मुस्कुरा दिया। आर्या ने कहा, डोंट टेल मी। अबू सिम्बा ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर कहा, आई एम सॉरी। आर्या ने आंखें बंद करके चेहरा दूसरी तरफ किया और कहा, डैम सिट। इतना कहकर उसने अबू सिम्बा की तरफ देखा और फिर कहा, या अपना फ़ोन कार में कौन छोड़ता है? अबू सिम्बा ने कहा, चिल्लाओ मत, तुमने क्यों चार्ज नहीं किया अपना फ़ोन? आर्या चुप हो गई। अबू सिम्बा ने कहा, पैदल चलते हैं, कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाएगी। आर्या ने कहा, पागल हो क्या? यहाँ लिंक रोड पर कौन मिलेगा तुम्हें लिफ्ट देने के लिए? अबू सिम्बा ने कहा, मेरी माँ, ये लिंक रोड हाईवे पर ख़त्म होता है, थोड़ी देर बाद हाईवे है, वहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, चलो अब। आर्या ने मुंह बना लिया। अबू सिम्बा ने कहा, चलो भी यार। इतना कहकर उसने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे ले गया। उन दोनों के जाते ही वो साया बाहर निकल आया। उसने किसी को फ़ोन किया। फ़ोन जैसे ही पिक हुआ, उस साये ने कहा, मैं चूक गया। आर्या के पीछे यहाँ अबू सिम्बा भी पहुँच गया है। सामने से कुछ कहा गया। उस साये ने कहा, डोंट वरी, उन्हें कुछ नहीं किया मैंने, वक्त नहीं आया है अभी कुछ करने का, तो वो ठीक है दोनों, मैं भी वापस आ रहा हूँ। सामने से फिर कुछ कहा गया। उस साये ने कहा, नहीं, वो नहीं जान पाए मेरे बारे में, मैं बच निकला था। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसे याद आने लगा जब आर्या ने उसकी आंखों को देखा था और फिर कहा था, तुम। साये ने सिर झटक दिया और फिर कहा, आर्या, अगली मुलाकात के लिए तैयार रहना, जल्द ही। इतना कहकर वो साया दूसरी तरफ चला गया। अब वो सिम्बा और आर्या चलते हुए एक पुल पर पहुंच गए। आर्या रेलिंग पर बैठ गई। अब वो सिम्बा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, क्या हुआ? आर्या ने हाँफते हुए कहा, नो, आई कांट वॉक एनी मोर। अब वो सिम्बा ने कहा, मैं भी तो चल रहा हूँ ना। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम्हारी तरह मैंने पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, और वैसे भी मैं कल रात से थकी हुई हूँ। तुम्हारा क्या, तुम तो आराम से सो। इतना कहते हुए आर्या को पिछली रात की अबू सिम्बा की बातें याद आई। वो चुप हो गई। अबू सिम्बा ने कहा, ये 6 पैक और जिम दिखावे के लिए है क्या? चलो, वरना मैं खुद ही चला जाऊँगा। आर्या ने हाथ हिलाते हुए कहा, जाओ, रोका है किसी ने क्या? जब मेरी थकान कम हो जाएगी मैं खुद ही आ जाऊँगी।
अबू सिम्बा ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस ली। वो आर्या के पास पहुंच गया और उसकी तरफ पीट करके घुटनों के बल बैठ गया। आर्या ने उसकी तरफ हैरानी से देखा, फिर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? अबू सिम्बा ने कहा, तुम्हें पता नहीं क्या? गेट ऑन माई बैक। आर्या ने कहा, पिगी बैक राइड? बच्ची हूँ क्या मैं नहीं बैठूंगी। अबू सिम्बा ने कहा, देखो फिर पैदल चलो। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अबू सिम्बा की पीठ की तरफ से उसके गले में बाहें डाल दी। अबू सिम्बा मुस्कुरा दिया। उसने आर्या की टांगों को पकड़ा और उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। अबू सिम्बा ने कहा, दिखने में तो तुम हल्की फुल्की हो पर रियल में बहुत भारी हो। आर्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें ही शौक था मुझे पिगी बैक राइड देने का, अब भुगतो। इतना कहकर उसने उसके गले में डाली हुई बाहों को कस लिया। अबू सिम्बा ने कहा, मेरी गर्दन, देखो दोनों गिरेंगे तुम्हारे चक्कर में। आर्य ने पकड़ ढीली कर दी। अबू सिम्बा चल पड़ा। उसने आर्या को कसकर पकड़ रखा था ताकि वो गिरे ना। अबू सिम्बा चलते चलते कहने लगा, वैसे तुम बंदर की तरह कूद कर बैठी और कुछ देर पहले तुम्हारा मुंह भी बंदर की तरह लाल था। इसका मतलब जानती हो? आर्या ने कुछ नहीं कहा। अबू सिम्बा ने कहा, इसका मतलब कि तुम छोटा बंदर हो। आर्या ने चिढ़कर कहा, और तुम क्या हो? बड़ा सा पांडा है ना? अबू सिम्बा हंस दिया। वो लोग हाईवे पर पहुंचे। अबू सिम्बा ने धीरे से आर्या को नीचे हल्के से उतार दिया। फिर उसने अपनी गर्दन को दाएं बाएं मरोड़ा। आर्या ने कहा, तुम ठीक हो? अबू सिम्बा ने कहा, तुम इतनी भी भारी नहीं हो। तभी उन दोनों के ठीक सामने एक कार आकर रुकी। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।